अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रात खोड़ो और मेरे साथ हैं वसअतुल्लाह खान। आज कौमी असम्बली में पीआईए की परवाज़ पीके 8303 के हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई और पेश करते हुए एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब ने इसमें जो अहम इसके जो नुकात हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। इन पर थोड़ी सी पहले मैं आपको इनका खुलासा बता देता हूँ और फिर इस पर तफसील में बात करते हैं। सबसे पहले तो गुलाम सरवर साहब ने ये बताया कि इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में जो एक एयरबस जहाज था उसमें कोई फनी खराबी नहीं थी, ना लैंडिंग गियर में ना इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो फिर सवाल उठता है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। अभी तक जो रिपोर्ट में चीज़ें आई हैं और जो गुलाम सरवर साहब ने ऐवान में जिन चीज़ों पर बात की है उससे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा इल्ज़ाम या ज़्यादा जिम्मेदारी पायलट, एयर क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पे आ रही है। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक जब जहाज लैंडिंग पे आ रहा था तो ना सिर्फ इसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी, इसका एंगल भी गलत था, बल्कि जब जहाज 10 नॉटिकल मील दूर था एयर स्ट्रिप से तो उस वक्त लैंडिंग गियर को एक्सटेंड मतलब नीचे किया गया। लेकिन और ये नाकाबिले समझ है, जब जहाज 5 नॉटिकल मील दूर था, मतलब जब आधा रास्ता पार कर लिया था, उस वक्त लैंडिंग गियर को फिर रिट्रैक्ट कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि एयरप्लेन ने अपने इंजन्स के ऊपर लैंड किया और वहां पर जाहिर है इंजन्स को नुकसान भी पहुंचा। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये लैंडिंग गियर ना एक्सटेंड ना होने की वार्निंग जो जहाज की ऑटोमेटिक सिस्टम भी आपको देते हैं वो पायलट तक भी पहुंची, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं किया। जब एक दफा स्किड करके लैंड हो गया और फिर दोबारा हवा में बुलंद हुआ, उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देखना चाहिए था कि इंजन्स को नुकसान पहुंच गया है और ये फ्लाइट अब खतरे में पहुंच सकती है और जितने भी पैसेंजर्स हैं वो भी खतरे में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगेन रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एरोड्रोम कमांड और कराची कमांड कंट्रोल बोला जाता है, उन्होंने पायलट्स को वार्निंग नहीं दी। नतीजा क्या हुआ? 97 लाइव्स वर लॉस्ट। ये कैसे हुआ? ये क्या होता रहेगा? क्या इस रिपोर्ट से हम कुछ सीखेंगे? क्या रिफॉर्म्स होंगे? इन सब पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी ताहिर इमरान मियां साहब को, जो एविएशन एंथुसियास्ट भी हैं, एविएशन रिपोर्टिंग में भी बहुत इनकी कड़ी नजर रहती है, हमारे साबिक कॉलीग भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर, वेलकम टू द शो। ताहिर, आपके लिए क्या अहम पॉइंट्स हैं इस पूरी रिपोर्ट में? देखिए, इसमें सबसे अहम पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि दोनों जानिब से, कंट्रोल टावर की जानिब से, अप्रोच की जानिब से, पायलट्स की जानिब से, जो एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना कि ग्लेयरिंग मिस्टेक है, जो कि आप तवक्को ही नहीं कर सकते कि इतने तजर्बाकार लोग कर सकते हैं, वो है एसओपीज और चेकलिस्ट का फॉलो नहीं करना। जो आजकल की मॉडर्न सिविल एविएशन है, जो मॉडर्न जहाज हैं, इनको उड़ाना एक स्टेप बाय स्टेप अमल है। इसमें अगर आप एक स्टेप गलत लेते हैं तो उसके रिप्रिकॉशंस होते हैं। उससे निकलने के लिए आपको मरहलावार मराहिल के जरिए उससे निकलना पड़ता है। लेकिन जब आप एक गलत स्टेप के ऊपर चल पड़ते हैं तो फिर उसके नतीजे में मजीद गलतियां होती हैं, मजीद नुकसानात होते हैं, जिनके नतीजे में आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिसमें पीके 83083 का पायलट जो है वो पहुंच गया, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मैं कर लूंगा, हम कंफर्टेबल हैं। अब उससे उसका कॉन्फिडेंस जाहिर हो रहा है, या वजीर हवाबाजी के बकौल उसका ओवर कॉन्फिडेंस जाहिर हो रहा है कि वो कर लेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मशीन है और उस मशीन ने एक हद तक परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म नहीं कर सकी। दूसरे नंबर पे मेरे नजदीक मेजर ब्लंडर जो है, पायलट से बड़े ब्लंडर जो हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल ने किए हैं, जो कि टावर कंट्रोल जिसको कहा जाता है, जिसको एरोड्रोम कंट्रोल कहा जाता है, उसने किए, जिसको इतने बड़े मीनार के ऊपर इसी मकसद के लिए बिठाया जाता है कि वो अपनी बरहना आंख से, नेकेड आई से, विजुअल के जरिए जहाज की अप्रोच को देखे कि कहीं रनवे के ऊपर कोई कील, कोई पत्थर, कोई बिल्ली, कोई भैंस तो नहीं आ गई। ये सारी चीजें देखना और फिर लैंडिंग की इजाजत दे। इन दोनों की पांच गलतियां हुई। ताहिर, मुझे एक बात, अगर एक दो चीजें आप मुझे क्लैरिफाई कर दें। एक तो यहाँ पर लिखा गया है, मैं अभी रिपोर्ट ही देख रहा था तो मैं रिपोर्ट को डायरेक्टली कोट कर रहा हूँ
कि फ्लाइट क्रू ने सिर्फ गलतियां नहीं की, इन्होंने पूरी फ्लाइट के दौरान स्टैंडर्ड कॉल आउट्स नहीं की और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑब्जर्व नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है आसान अल्फाज में? देखें, आपके लिए जो जहाज जब उड़ता है तो उसके अंदर एक, मैंने आपसे कहा ना कि एक चेक लिस्ट होती है। कैप्टन कहता है जी लैंड गियर डाउन चेक, फर्स्ट ऑफिसर कहता है चेक, और उसके बाद वो कहता है कि जी आपने मसलन लैंडिंग गियर की लाइट्स ऑन की हैं, आपने हाइड्रोलिक्स चेक किए हैं, आपने फ्लैप्स चेक किए हैं, आपने वर्टिकल स्टेबलाइजर चेक किया है। ये सारी चीजें बेसिकली ऊंची आवाज में बोली जाती हैं और वॉइस रिकॉर्डर उनको रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद देखिए, हमारे पास दो एग्जाम्पल जो हमारे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। पायलट कैप्टन को यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बता रहा है, अप्रोच कंट्रोलर को बता रहा है कि जी हम कंफर्टेबल हैं, हम लैंड कर लेंगे। वो उससे कहते हैं जी आप चक्कर लगा के, कहते हैं जी हम कंफर्टेबल हैं। जब आप गो अराउंड का फैसला करते हैं तो आप उसको नहीं बताते कि आपका एल्टीट्यूड क्या है। वो आपको कहता है कि आप 2000 पे जाएं, आप 1800 पे फिर रहे हैं। उसको दोबारा आपसे कहना पड़ता है कि जी आप 1800 पे हैं, आप एल्टीट्यूड 2000 मेंटेन करें। आप फिर कहते हैं जी हम मेंटेन कर रहे हैं, जबकि आपका जहाज मेंटेन नहीं कर रहा। फिर उसके बाद कैबिन यानी जो जो क्या कहते हैं कंट्रोल टावर वाला है, जो अप्रोच कंट्रोल वाला है, वो कहता है जी आप बेली लैंडिंग कर रहे हैं। आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको बुनियादी तौर पे लाजमी कॉलें देनी होती हैं, लाजमी चेक्स करने होते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो वो बेसिकली प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना है। और ये एक पैटर्न है पीआईए के पायलट्स का, एक पैटर्न है कि वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। तो ये क्या अच्छा, इस तरह इस का पे तो फिर रिपोर्ट जो जी वो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ताहिर कि रिपोर्ट में ये भी है कि पायलट ने आखिरी वक्त में खुदकार का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो हटा के मैनुअल कंट्रोल हासिल कर लिया। ये क्या है, जरा समझाएंगे? ये गलती थी या उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्या था? सर 10,000 फीट की बुलंदी से जहाज को 5 यानी आखिरी जो हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, वो उससे कहता है जी आप इतनी बुलंदी पे हैं और आप 5 मील के फासले पे हैं। अब इतनी बुलंदी से नीचे ऑटो पायलट कभी भी जहाज को लाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो ऑटो पायलट इस तरह सिस्टम में बना होगा कि वो आपको वही करने को कहेगा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कह रहा है। तो इसलिए आप ऑटो पायलट को डिसएंगेज करते हैं। आप कहते हैं कि जहाज में अब मैनुअली उड़ाऊंगा, खुद उड़ाऊंगा। यानी जिस तरह एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो अपनी मर्जी से जब आप स्पीड देते हैं तो वो गियर चेंज करती है, जब स्पीड कम करते हैं तो गियर चेंज करती है। यहाँ पे भी ये है कि आपने ऑटो पायलट से को डिसएंगेज किया और आपने मैनुअली जहाज को एक खास बुलंदी से खास सतह पर लेके आए ताकि आप लैंड कर सकें। लेकिन जब आप आए हैं, और अभी जरार ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा 3 अलार्म बज रहे थे कॉकपिट के अंदर। एक कि आपने लैंडिंग गियर नीचे नहीं किया, दूसरा कि आप जमीन की सतह के बहुत करीब हैं, खतरनाक हद तक करीब हैं, और तीसरा कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ये ऑटो पायलट कभी भी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए मैनुअली पायलट को ये करना पड़ता। तो ताहिर, इससे तो फिर वाज़ेह लग रहा है कि जो गुलाम सरवर साहब बात कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की, और मैं थोड़ा सा और भी मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था कि एक तो बिल्कुल आपकी बात कि जी वी आर कंफर्टेबल, हालांकि आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन आपको बता रही है कि नहीं जी कोई मसला है, हालांकि ग्राउंड में भी आपको बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है और बार बार आप कह रहे हैं कि नहीं कोई इशू नहीं है। और अगेन ये गुलाम सरवर साहब की ही बात पर हम जा रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने वो फ्लाइट रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स की सुनी है। उसमें शायद को पायलट और को पायलट के बीच में जो गुफ्तगू चल रही थी वो कोरोना वायरस के बारे में थी। अब ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं अपने को पैसेंजर से ही किसी और चीज पे बात कर रहा हूं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आई डोंट हैव 1000 लाइव्स ऑन माय कॉन्शियंस, ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कितना बड़ा लैप्स होता है? मतलब हम अक्सर समझते हैं ना कि जी पायलट है, एक्सपीरियंस है, इसको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ये जो फिजिकल कंसंट्रेशन की बात है, हालांकि आपके पास सारी इंस्ट्रूमेंटेशन है, हालांकि आपके पास एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन आप चला रहे हैं, बेसिक ह्यूमन कंसंट्रेशन की कितनी जरूरत है यहाँ पर? देखिए, जहाज की परवाज, जो तैयारे की परवाज होती है, उसके 2 इंपॉर्टेंट अहम तरीन मरहले होते हैं। एक जब टेक ऑफ करता है, एक जब लैंडिंग करता है। टेक ऑफ के करते वक्त आपको चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, लैंडिंग के वक्त आपको चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। जितने भी माहिरीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जब जहाज लैंड कर रहा है, पायलट वाज टू बिजी
यानी टू बिजी से मुराद ये है कि 10,000 फीट की बुलंदी से उसने अपने आप को लैंड करने के लिए लाना है, और इस दौरान में उसने बहुत सारे वो काम करने हैं जो उसको शायद अब से उससे तकरीबन 10-15 मिनट पहले कर लेने चाहिए थे। अपना एल्टीट्यूड नीचे ले आना चाहिए था, अपना डिसेंट प्रॉपर कर लेना चाहिए था, लाइन में आ जाना चाहिए था, ILS के ऊपर स्टैब्लिश हो जाना चाहिए था। जब आप 15-20 मिनट का काम 5-7 मिनट में करेंगे तो आप डबल काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PIA का एक तैयारा जो है वो काठमांडू में क्रैश हुआ था, एयरबस A300 तैयारा था। उस तैयारे के अंदर बेसिक मिस्टेक्स थी जो भी पायलट से हुई, लेकिन बुनियादी तौर पे जब पायलट डिसेंड कर रहा होता है तो वो बहुत सारे सिस्टम्स को चेक कर रहा होता है। और यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे ये ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा है, ये यानी रिपोर्ट कह रही है कि जी उसके बाद वापस बहस जो है वो कोरोना पे चली। तो बुनियादी तौर पे एक तो आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, दूसरे नंबर पे आप अपने प्रोसीजर से यानी आप अपने स्केड्यूल से पीछे जा रहे हैं, यानी यू आर लेट फ्रॉम योर स्केड्यूल फॉर 5 to 7 मिनट्स और मोर। दूसरे नंबर पे आपने अपना एल्टीट्यूड बहुत लो करना है जो आप नहीं कर पा रहे, और ऊपर से आपकी तवज्जो भी उस बात पर नहीं है, आप डिस्कशन कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आप एबनॉर्मल लैंडिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल लैंडिंग नहीं कर रहे। अगर ये ILS के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश होके आते हैं 2000 फीट 3,500 फीट के ऊपर 5 मील पे होते तो बिल्कुल कोई मसला ना होता। आप कोरोना पे बात करें, आप रीमा की बात करें, मीरा की बात करें, जो मर्जी करें, यू आर फ्री टू, बट यू आर नॉट डूइंग एन एबनॉर्मल लैंडिंग एंड यू आर सेइंग यू आर कंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल हैं तो फिर आपकी कंफर्ट नजर नहीं आ रही, जिसके नतीजे में आप इवेंचुअली लैंडिंग गियर पहले निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, फिर आप उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप शायद रनवे आधा क्रॉस कर चुके हैं, आगे आप जाएंगे तो जाके दीवार में लगेंगे, व्हाटएवर ही वाज थिंकिंग। तो मेरे नजदीक कॉन्सेंट्रेशन का काम है SOPs को। जब पायलट्स को SOPs फॉलो करनी चाहिए थी, चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए थी, दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अच्छा, और आपका ये कहना है कि ये कोई बदकिस्मती से ये PIA के पायलट्स के लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि ये SOPs फॉलो नहीं किए, चेकलिस्ट फॉलो नहीं की। ऐसा क्यों है? मतलब क्या PIA में ऐसी क्या खासियत है? देखिए, हर एयरलाइन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो पायलट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखता है। दुनिया भर के जितने भी तैयारे दुनिया में मुख्तलिफ एयरलाइंस के प्रवास करते हैं, वो जब भी लैंडिंग करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उनका डेटा वापस एयरलाइन के पास आता है। एयरलाइन में लोग बैठे होते हैं जो उसको रिव्यू करते हैं। मुझे एमिरेट्स के पायलट बताते हैं कि हम फ्लाइट मुकम्मल करके लेट्स से साओ पाउलो से वापस आए हैं, जब तक हम दुबई पहुंचते हैं हमारे घर चिट्ठी आ चुकी होती है या ईमेल आ चुकी होती है कि आपने लैंडिंग के वक्त इन चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया था, या आपकी अप्रोच ठीक नहीं थी, या ये पिछले दिनों एक तूफान आया हुआ था यूके में, इत्तेहाद एयरवेज का एक A330 ने जबरदस्त लैंडिंग की थी, क्रॉस विंग लैंडिंग। यानी मैंने उसको देख के एक एंथुसियास्ट के तौर पे अशश कर उठा था। लेकिन उस पायलट की बाकायदा लाइन हाजिरी हुई कि आपने जो बेसिकली जो अप्रोच की है, जो आपने काम किया है वो गलत था, उसके ऊपर आपने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, और वो बुनियादी तौर पे। तो यहाँ PIA के अंदर प्रॉब्लम ये है, आप गिलगित का क्रैश देख लें, आपकी पायलट रनवे के दरमियान में जाके A3 ATR को मार रही है, ATR जाके आगे ग्रास पे उतर जाता है। अगर आगे खड्डे ना होते या वो जहाज को टर्न ना करती तो जहाज हो सकता है कलाबाजी खाता, जिस तरह भी होता बचत होगी। क्या उस पे एक्शन हुआ? 6 महीने की सस्पेंशन। अब वो PIA की पायलट जिनके रिश्तेदार सिविल एविएशन में लगे हुए हैं, जबकि हस्बैंड लगे हुए हैं, 6 महीने के बाद वो A320 के ऊपर फ्लाई करेंगी। यानी कि आपने उनको बजाय ताहिर आपने सिविल एविएशन की बात की तो अगला सवाल भी इसके बारे में होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, राइट बैक। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं PK 8303 के बारे में। और ताहिर, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि अक्सर PIA के पायलट्स SOPs को फॉलो नहीं करते, लेकिन आज गुलाम सरवर साहब ने एक और इंतहाई खौफनाक बात की है, और वो ये है कि शायद 40% PIA के पायलट्स के फ्लाइंग लाइसेंसेस ही जाली हैं, और कुछ तो हैं जिनके पास डिग्री ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये तो इतनी खौफनाक बात है और इसके इतने खौफनाक रिप्रिकॉशंस हैं कि मैं समझता हूं कि वफाकी वजीर ने आज एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और इस पंडोरा बॉक्स के पॉसिबल रिप्रिकॉशंस ये हो सकते हैं कि शायद ये पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं, जो लीजिंग कंपनियां पाकिस्तान को तैयारे देती हैं एयरलाइंस को, इस सब के ऊपर फर्क पड़ेगा, इंश्योरेंस की प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। 262 पायलट्स की बात की गई है। PIA ने कहा कि 150 पायलट्स हम ग्राउंड कर रहे हैं।
जिनके मशकूक हैं, ये सब कुछ भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइसेंस देने वाले भी गुलाम सरवर साहब का एविएशन डिवीजन, जिसके अंडर सिविल एविएशन है, मोहर उनकी लगती है, उनकी यानी कि इजाजत से लाइसेंसेस जाते हैं। तो फिर मसला तो बुनियादी तौर पे पायलट्स की डिग्रियों या इनके लाइसेंसेस में नहीं, मसला तो सिविल एविएशन के अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि सिविल एविएशन के अंदर कोई साहब या कोई जो हजरात हैं या कुछ इदारे हैं जो पिछले 10-15 सालों के दौरान किसी तरीके के साथ जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं करते रहे और ये लाइसेंसेस जारी करते रहे। कहा यह जाता है कि इन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए, जिन दिनों में ये परवाजें कर रहे थे उन दिनों इनके टेस्ट के हैं। जहां भी कोई लैप्स हुआ है, मेरे नजदीक ये बुनियादी मसले की तरफ निशानदेही कर रहा है। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो एविएशन का मसला है वो ये है कि हमारा रेगुलेटर और सर्विस प्रोवाइडर सिविल एविएशन को पता ही नहीं कि उसने करना क्या है। प्रोफेशनलिज्म का शदीद फुकदान है। 2018 के बाद से बगैर डायरेक्टर जनरल के इदारा चलाया जा रहा है, एडहॉक पे चलाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, सेक्रेटरी एविएशन को इजाफी चार्ज दिया जाता है। ये एक फुल फ्लेज इदारा है जिसका काम है कि वो जहाज़ों की जाके इंस्पेक्शन करे, जिसका काम है कि अगर पीआईए का तैयारा रनवे के दरमियान में पंजगूर में उतरता है तो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पीआईए से मांगे कि जनाब आपने क्या किया है। जब तैयारे के कोई मसलन फ्यूल गॉज में प्रॉब्लम होता है, लैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, गियर में प्रॉब्लम होता है, जाके इंस्पेक्शन करे। लेकिन मसला यह है कि जब आपने अपने असल काम नहीं करने और आपने पैसे लेके लोगों को फैसिलिटेट करवाना है टेस्ट के अंदर, तो फिर इस तरह के तो यानी पेंडोरा बॉक्स खुलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि यानी बेहतर होता कि वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब बजाय ये पेंडोरा बॉक्स खोलने के आके बताते कि हमने इतने लोग पकड़े हैं और इतने लोग जो हैं उनको हम अब कल्प्रिट्स को पहुंचाएंगे। क्योंकि मसला अब ये है कि आपने इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिए अपने इदारे जिसको वो हेड करते हैं की कारकर्दगी के ऊपर, की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। साथ साथ आपने पाकिस्तान के 800 साढ़े 800 पायलट्स और 4 एयरलाइंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी निशान लगा दिया है। अब अगर तो आप इसका कोई हल बताते तो फिर मैं समझता कि आपने बहुत मुस्बत काम किया है, लेकिन आपने पिछले 2.5-3 सालों बल्कि 10 सालों की तरह पानी में मधानी डाल दी है जिसमें से कुछ नहीं निकलेगा। सो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज। मुझे तो यानी कि हैरत हो रही है कि हाउ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कुड बी सेड सो कैजुअली और उसके रिप्रिकॉशंस बहुत अच्छे सवाल आते हैं ताहिर। और इनफैक्ट क्योंकि कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये अभी इब्तिदाई रिपोर्ट है और आपको पता है कि अभी फाइनल रिपोर्ट आने में शायद महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करके कल गुलाम सरवर साहब से ही ये सवाल पूछेंगे जो आपने अभी रेज किए। दीज आर गुड क्वेश्चंस। आपसे एक आखिरी सवाल है और हालांकि वो सिंपल है, एक तरह से वो बहुत मुश्किल भी है। क्या इस रिपोर्ट से इन सारी जो जाने जो गई हैं, आपका क्या ख्याल है, कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट एट ऑल होपफुल। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि ना गुलाम सरवर साहब के अंदर वो सलाहियत है, ना उनके सेक्रेटरी के अंदर सलाहियत है। और ये मैं नहीं कह रहा, पिछले दिनों वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी हवाबाजी के आला तरीन अफसर ने, जो कि बहुत जिम्मेदार अफसर हैं, उन्होंने खुल के उंगली उठाई कि ये लोग दोनों जो हैं ये काबिल नहीं हैं। इनकी काबिलियत, इनकी अहलियत और इनके तरीक़ेकार के ऊपर सवालात उठाए। मसला ये है ज़रार कि आपकी एविएशन इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए काम कर रही है, उसको पाकिस्तानी हवाबाजी की टके की परवाह नहीं है। यानी आपके अंदर हवाबाजी डिवीजन और सेक्रेटरी और वजीर का काम है कि वो पीआईए को संभालें, बाकी एयरलाइंस को पूछता भी नहीं है। हालात ये हैं कि आपने दुबई की परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। दुबई वाले कहते हैं कि जी आप वजारत खारजा से पूछें, खारजा वाले कहते हैं जी एविएशन डिवीजन से पूछें, वो कहते हैं जी हमने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ तो आवाई बिगड़ा किसी को नहीं और नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर, आपसे आगे आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। अभी ब्रेक। जब हम पुलिस तशद्दुद की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो अक्सर जिक्र पंजाब का होता है नंबर 1 पे, और उसके बाद फिर सिंध का कभी कभी बदकिस्मती से जिक्र आ जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा से हम कोई पुलिस तशद्दुद के बारे में कोई कहानी सुने, लेकिन बदकिस्मती से आज कुछ ऐसा ही हुआ है। इस वाकये में क्या हुआ और ये कहां तक ये बात पहुंची है, ये हमें बताएंगे अली अकबर साहब, पेशावर के ब्यूरो चीफ। तो अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताएं कि आज ये हुआ क्या है?
शुक्रिया ज़रार साहब। ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो वायरल की गई जिसमें आमिर नामे एक लड़का था और तहकाल का रिहायशी था। तो उन्होंने पुलिस के हवाले से कोई नाज़ेबा अल्फाज कहे थे और नशे की हालत में था। उसका फिर पुलिस ने नोटिस लिया और उनको उठाया। 2-3 दिन तक जो है वो गायब रहा। कल उनकी कुछ तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आई जिस पर तशद्दुद किया गया था और जो कहा गया था कि इनका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट किया गया था। तो अमूमी तौर पर लोगों का भी ये कहना था और सोच थी कि इन्होंने भी गलती की थी, चलो मामला इस हद तक तो ठीक है। लेकिन आज बदकिस्मती से जो वाक़या सामने आया है और उनके साथ जो पुलिस का नारवा सलूक है, तो गैर इंसानी फ़ेल है और शर्मनाक भी है। और बिलखसूस ये जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है, तो वहाँ पर तो इंतहाई अनएक्सेप्टेबल वाक़या उनके साथ जो है वो हुआ है और एक वीडियो बनाई गई है और उसको वायरल कर दिया गया है, आपने देखा होगा। अब तक इस वाक़े के बाद जो हुआ, आईजी के सतह पर फ़ौरन इसका नोटिस लिया और उसमें जो मुलविस SHO समेत 4 एहलकार थे तो उनको मुअत्तल किया गया और 3 एहलकार को जो है इस वक्त गिरफ़्तार किया जा चुका है और उन पर मुकदमात भी कायम किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने भी फिर जो है एक्शन लिया और एक इंक्वायरी जो है वो आज अनाउंस की गई है जिसमें 2 DIGs है, CCPO है जो कि कैपिटल पुलिस टेरिटरी का हेड होता है, वो भी इसमें शामिल है। उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है क्योंकि वो भी एनी पुलिस को जो है वो हेड कर रहा है और लोगों का ये कहना है कि कहीं इंक्वायरी जो है उसमें वो असरअंदाज ना हो जाए। तो इस हद तक मामला जो है वो चला गया है और इस हवाले से बयानात भी सामने आ चुके हैं कि इसकी पूरी तहक़ीक़ात की जाएगी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की तो वाकई में खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद के मामला जो है बहुत कम आते हैं और गुज़िश्ता 1-2 वाक़यात जो सामने आया है, जिस तरह शांगला का एक वाक़या सामने आया था और अब ये दूसरा जो कि गैर इंसानी वाक़या है ये सामने आया हुआ है। तो ये सेंस है ज़िम्मेदाराना तौर पर कि मतलब इस वाक़े की जो है वो तहक़ीक़ात भी कराई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब मैं इसको इन्फॉर्म करने का और इसको इस किस्से पर बात करने की एक वजह ये भी थी कि जो बदकिस्मती से एक रिवायत बन गई है। पंजाब में हमने अक्सर देखा है, हमने वो टीपू सुल्तान का केस भी देखा, हमने साहिवाल का केस भी देखा, बहुत बातें की गई और कुछ नहीं किया गया और ये 2 केसेस थे जिनमें लोगों की जानें गई हैं। यहाँ पर चले तशद्दुद किया गया है और एक बंदे को ह्यूमिलिएट किया गया है, लेकिन कहीं ये ना हो कि ये भी एक नई रिवायत बन जाए। अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम एक और रिवायत के बारे में बात करेंगे, क्वेटा की, और वो है स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने की। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आपने यकीनन ये मुहावरा सुना होगा कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान के चारों सूबों में लग ये रहा है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नई नस्ल को तालीम देने का जुनून की हद तक शौक़ है वो हुकूमत बलूचिस्तान को है। कोविड की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान कहती है तालीमी इदारे बंद हैं तो क्या हुआ, आप ऑनलाइन क्लासें लीजिए, लेक्चर दीजिए और लेक्चर वसूल कीजिए। तलबा चीख रहे हैं कि बलूचिस्तान के 33 अजला में 32 अजला में इंटरनेट की स्टेबल सहूलत नहीं है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं है, स्टूडेंट्स इतने गरीब हैं कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, चे जाएंगे कि वो लैपटॉप उनके पास आपके ख्याल में होने चाहिए, कुछ नहीं है। लिहाजा अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर भी दी तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ कोयटा के रीजन के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, बाकी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे। लेकिन हुकूमत कह रही है कि कोई हैकी पैकी नहीं है, आपको तालीम हासिल करनी है भले इंटरनेट की सहूलत हो या ना हो। चुनाचे इस लॉजिक को चैलेंज करने के लिए 3 दिन पहले स्टूडेंट एक्शन कमेटी, जिसमें तमाम सरकर्दा तलबा तंजीमें हैं, उन्होंने कोयटा प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल शुरू की। आज उनका जवान जोश तिलमिलाया तो उनमें से बहुत सौ ने
बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बिल्डिंग की तरफ अलामती मार्च करने की कोशिश की। जाहिर है पुलिस उस इलाके में और भी सेंसिटिव इमारतें हैं, तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उसने कार्रवाई की और तकरीबन 500-600 के करीब तलबा और तालिबात थे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। और कहा यह जा रहा है कि 50 से लेकर 70 तक तलबा और तालिबात उनको गिरफ्तार करके शहर के 2 थानों में रखा गया है। लेट नाइट हो चुकी है। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने यकीन दहानी कराई थी कि इन पे कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा, इनको सिर्फ दफ़ा 144 तोड़ने और जो सोशल डिस्टेंसिंग है कोविड की उसकी खिलाफ वर्जी के ये हिफाजती तहवील में लिया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि इन बच्चे बच्चियों को उन थानों से रिहा किया गया है। और हुकूमत के पास इसका भी जवाब नहीं है कि ऑनलाइन कोर्सेज ऐसी हालत में कैसे होंगे जबकि इंटरनेट की सहूलतें सूबे भर में नहीं हैं। हाँ, कुर्बानी का बकरा हर वक्त चाहिए होता है, तो वजीर आला ने बस इतना किया है कि एसपी सिटी को आज की गिरफ्तारियों का या जो भी गड़बड़ हुई उसका जिम्मेदार करार देते हुए मुअत्तल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मामला यही रिवायती एसओपी के तहत हल करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि कल तक ये ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ। जी, इससे पहले कि आप अब वो और भी हमने बात करनी है, वो भी बलूचिस्तान के बारे में ही है, लेकिन इसमें मैं से एक पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूं कि मैं 100% हम हुकूमत के बलूचिस्तान की हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ ही होता अगर इस सूबे में कहीं ना कहीं इंटरनेट आपको सही तरह मिल जाती। लेकिन मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब 5 तालिब इल्म एक मोबाइल फोन के गैदर किए हुए हैं पहाड़ की चोटी पर, सिर्फ ताकि कहीं उड़ते उड़ते हवा का रुख अगर तब्दील हो तो कहीं 1-2 बार का सिग्नल आ जाए। ये है एक ऑफलाइन सूबा जिसमें आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। सही है, यू शुड ड्रीम बिग, मैं मानता हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि यार दफा 144 यार कोई मजाक नहीं है वो सर, ठीक है, इसको हल्का मत लें। ये दफा 144 है और इसकी खिलाफ वर्जी 100% आपको सजा मिलनी चाहिए। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर ये है कि सिर्फ जो है ये तलबा के साथ नहीं हो रहा, सहाफियों के साथ भी तकरीबन इसी तरह का नहीं वो सर एक आखिरी बात सुन ले। दफा 144 और कोरोना वायरस, बिल्कुल मैं मानता हूं ये सब खतरनाक चीजें हैं, लेकिन एक दिन पहले इसी इलाके में एक प्रो गवर्नमेंट मुजाहरा भी हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि वहां पर उस वक्त 144 लागू था नहीं था, उन लोगों ने कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की थी, लेकिन ये भी एक हकीकत है। जी अच्छा, हाँ ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, चमन का जो सरहदी शहर है पाक अफगान बॉर्डर पे, उस पे 2 सहाफ़ी हैं, सईद अली अचकज़ई जिनका ताल्लुक समा चैनल से है और अब्दुल मतीन अचकज़ई इनका ताल्लुक है खैबर टीवी से। इन्होंने कुछ इस तरह की खबरें देनी शुरू की पिछले दिनों के अफगानिस्तान की जानिब से आने वालों के लिए जो करंतना बनाया गया है उसमें सूरत हाल कितनी नाक़िस है, खाना कितना घटिया है, टॉयलेट्स का इंतज़ाम कितना गैर तसल्ली बख्श है और तकरीबन 250 अफराद जो हैं इन परेशानियों की वजह से गेट तोड़ के फरार होने की कोशिश भी कर चुके हैं जो कोरोना के इस करंतना में मौजूद हैं। इस तरह की खबरें देने पे जाहिर है कि इन दोनों सहाफ़ियों को पहले फ़ोन पे धमकियां हुई और फिर उसके बाद एफसी की तरफ से फ़ोन आया कि आप फलाने सूबेदार मेजर साहब जो हैं उनसे मिलें और क्लियर करें आप अपनी खबरें कि क्या आपने बातें की हैं। चुनाचे जो अफगान सरहद के साथ बाबे दोस्ती है वहाँ एफसी फोर्ट में ये दोनों सहाफ़ी गए मुलाकात के लिए। मुलाकात ऐसे हुई कि जैसे ही ये वहां गए इनके मोबाइल ले लिए गए, आंखों पे पट्टी बांध दी गई, हाथ पीछे बांध दिए गए, फिर उन्हें लेवीज अहलकारों के हवाले किया गया। लेवीज अहलकारों ने इन्हें कूटा, इन्हें गाड़ियों में बिठाया गया और इन्हें मछ ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। मुकदमा क्या बनाया गया? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO का। उसके बाद जब शोर शराबा हुआ तो दोनों सहाफियों को छोड़ दिया गया, लेकिन अब उन्हें 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है। उन्हें रोजाना असिस्टेंट कमिश्नर चमन के रूबरू हाजिरी देनी है
और ये बताना है कि आज उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसी वैसी रिपोर्टिंग नहीं की है। तो बलूचिस्तान की जो बेचारी तंजीमें हैं, सहाफती तंजीमें, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? उन्होंने सूबाई असम्बली के बाहर आज एक मुजाहरा किया, पार्लिमानी कार्रवाई का जो है वो बाइकाट किया, और वजीर दाखिला जो ज़ियाउल्लाह लांगो हैं उन्होंने कहा है अच्छा कोई ऐसा वाक़या हुआ है, हम इंशाल्लाह जो है इसकी तहकीकात करेंगे और आपको यकीन दहानी कराते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो ये बात इस तरह गतरबूद हो गई। तो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट जिसकी जो जी चाह रहा है कर रहा है, सही मानों में एक डेमोक्रेटिक कल्चर वहाँ परवान चढ़ रहा है। वक्त होता तो इसकी मजीद तफसील बताते, लेकिन हम इसे फॉलो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।